अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं। खासतौर पर पूरे देश की निगाह बंगाल के चुनाव पर है। कल से जब से चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत बंगाल के भीतर हासिल की है, अब अगली चुनौती देश में उत्तर प्रदेश है। चुनाव यहाँ होने हैं अगले साल के बिल्कुल शुरुआती महीनों में, जनवरी फरवरी में। तो अब कल से हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या होगा। हम भी इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज ये डिबेट करने वाले हैं। तो बहनों भाइयों, बंगाल का चुनाव हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले, 15 साल की उनकी ताकतवर हुकूमत का अंत करके बंगाल पर कब्जा कर लिया। बंगाल जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही असाधारण उपलब्धि है। बिहार के बाद बंगाल बीजेपी के हाथ में आना यह अपने आप में इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है और उसकी विचारधारा का फैलाव अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। अपने ही देश में उदाहरण है। अब मसला इस बात का है कि जब बंगाल के चुनाव हो गए और बीजेपी ने इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली, तो व्हाट नेक्स्ट? अगली चुनौती क्या है? तो बहनों भाइयों, अगली चुनौती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों के चुनाव जो 2027 के प्रारंभिक महीनों में जनवरी फरवरी में होने हैं। अब अगली चुनौती वहीं मिलने वाली है, तब तक कोई चुनाव नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी राज्य का चुनाव नहीं होता। उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है और उत्तर प्रदेश को जीतना और लड़ना न तो बिहार है, न बंगाल है, न राजस्थान है, न कर्नाटक है, न तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है और इसको जो समझने का दावा करते हैं कई बार बहुत असफल हो जाते हैं और जो असफल होते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में धूमकेतु बन जाते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश एक बहुत ही असाधारण किस्म का राजनीतिक राज्य है। अब बंगाल के इस नतीजे के बाद किसके मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा है और क्या चर्चाएं चल रही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल जैसे सूबों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने विपक्षियों के हौसलों को पस्त कर दिया है। विपक्ष का मनोबल गिरा हुआ है। कितना गिरा हुआ है इसका आकलन मेरे पास नहीं है, लेकिन विपक्ष का मनोबल बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक के बाद एक हार ने विपक्ष को तोड़ दिया है। विपक्ष में थोड़ी मायूसी है, बल्कि बंगाल के चुनाव के बाद ये कह लें ज्यादा मायूसी है कि क्या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता। इसका जवाब तलाशने के लिए विपक्षी दलों को शायद साउथ जाना चाहिए, जो वो शायद जाना नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत और उत्तर प्रदेश उनके लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य है। वो इसलिए क्योंकि 2024 में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। 24 की जो बीजेपी की हार थी, उस हार का अब प्रतिकार करने का बीजेपी का वक्त 2027 है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीसरे टर्म के लिए जनता के बीच मैंडेट मांगने के लिए जाएंगे। तो क्या होगा 2027 में? भारतीय जनता पार्टी का मनोबल आसमान पर है और होना भी चाहिए। एक के बाद एक लगातार जीत, एक के बाद एक लगातार विपक्ष के राज्यों की फतह भारतीय जनता पार्टी की ताकत और मनोबल को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। यह उनकी बड़ी राजनीतिक बढ़त है और यही बढ़त भी अपोजिशन को मायूस करती है। अपोजिशन के पास बस बीजेपी को घेरने का एक ही तरीका है, बेईमानी कर ली, ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव खराब कर दिया, चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर लिया, ईडी को लगा ली, सीबीआई को लगा लिया, अब तो सीआरपीएफ को भी लगा लिया। ये आरोप विपक्ष के मूलतः रहते हैं। लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच विपक्ष को चुनाव भी लड़ना है। तो क्या बीजेपी से मुकाबला कर पाने की स्थिति में इस वक्त हैं? क्या वो ताकत और वो ऊर्जा विपक्ष अपने भीतर उत्पन्न कर पाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी माइटी पॉलिटिकल पार्टी का सामना कर पाएगी? हम इसी बात का जवाब तलाशने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की ये डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। ये जो ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बल और कर्मचारियों को लगा करके
आप समझ सकती हैं कि उस चुनाव को कैसे इन लोगों ने लूटा है। और ये तरकीब जो इन लोगों ने लगाया है उससे हम लोग सावधान रहेंगे और इनको इस तरीके का जो है कि इसका जवाब हम लोग बूथ स्तर पर देंगे। छल छत्रपों की छावनी में छेद होगा तो कई छल छत्रप जो है वो शोर भी मचाएंगे, हंगामा भी करेंगे, हाहाकार भी करेंगे। और वो अगर इस बात को समझते हैं कि उनके इस तरह के हाहाकार, हंगामे और हुड़दंग से कोई उनको लाभ होने वाला है तो नुकसान होगा। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं और दो जाने माने पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक और सुनील शुक्ला जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो राजकुमार भाटी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। बंगाल के नतीजों के बाद आपके चेहरा इतना लटका क्यों है और आपके चेहरे पर इतनी मायूसी का भाव क्यों है? मायूसी का भाव तो और चेहरा लटके के कारण तो ब्रजेश जी ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई गई है वो भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। 3 सवालों के जवाब मैं पूछना चाहता हूं, आपके शो में कोई दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कि एक तो एसआईआर प्रक्रिया जब चुनाव सिर पे थे उस समय क्यों कराई गई? एसआईआर प्रक्रिया के लिए पूरा समय रखा जाना चाहिए था। 6 महीने पहले कम से कम एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, उस समय क्यों कराई गई? 27 लाख वोटर जिन्होंने फॉर्म भर दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, वो डाउटफुल वोटर घोषित करके उन्हें वोट डालने से वंचित क्यों किया गया? 27 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। अगर ये 27 लाख वोटर वोट डालते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, 100 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी की कम हो जाती। तीसरा सवाल कि जो बदनाम और अविश्वसनीय आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, उनको पर्यवेक्षक बना के क्यों भेजा गया? और पर्यवेक्षक एक प्रत्याशी के घर पर जाके धमका रहे थे और उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये चुनाव की एक स्वस्थ परंपरा है? बाकी जो बूथों पर धांधली की गई, अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग करके विपक्ष के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, थानों में बैठाया गया, कई जगह वोट नहीं पड़ने दिए गए और मतगणना के दौरान भी धांधली हुई, कई खबरें नहीं, मैं बंगाल के चुनाव पर आज चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो अलग है, मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आपने क्या सीखा वहां से? अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। नहीं, आपने जोड़ा था उससे, आपने जोड़ा था पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद आप उदास क्यों हैं, आपने यही सवाल पूछा था। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे ब्रजेश जी। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद विपक्ष हताश है और निराश है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना तो हताश हैं ना निराश हैं, हम पूरे उत्साह में हैं, पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई डाउटफुल वोटर नहीं है। हमारे यहाँ जो धांधली पश्चिम बंगाल में की गई है वो नहीं है। बूथों पर जो धांधली करने का प्रयास किया जाएगा उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ नेता तो कल कह रहे थे मुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम शांतिपूर्वक बंगाल की पुनरावृत्ति बीजेपी करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं सब तो हो गया, सब तो ठीक है। हाँ, करना चाहेगी बीजेपी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कोई धांधली नहीं करना चाहेगी। बीजेपी पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में धांधली से जीतना चाहती है। बीजेपी प्रयास करेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। हम मजबूत हैं, बूथ स्तर पर मजबूत हैं, हम रोकेंगे और हम जो संवैधानिक सुविधाएं हैं उनका भी उपयोग करेंगे। हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे जनता के बीच में जाना। जी, आपके रोके रुक पाएंगे? जी, आपके रोके रुक पाएंगे? हाँ, नहीं, लोकतंत्र तो यही कहता है कि सबसे बड़ी ताकत जनता के बीच में निहित है। अगर लोकतंत्र समाप्त करने का मन भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने बना लिया है तो उस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे जब परिस्थिति सामने आएगी। अभी तक तो देश में लोकतंत्र है और हमें जनता की ताकत के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या मुकाबला करोगे आप? आप किस तरह के मुकाबले का जिक्र करना चाहते हैं?
आपके मन में क्या चल रहा है? आप कौन सा मुकाबले की बात कर रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल, मैंने कहा नहीं कि हमें लोकतंत्र पे भरोसा है, जनता की ताकत पर भरोसा है। हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता को मुद्दे समझाएंगे, जनता को वोट डालने के लिए ये तो प्रेरित बात करेंगे, बदलने अपने वाली बात हो कार्यकर्ताओं गई। को मजबूत करेंगे। आपके मन में कुछ और था, धांधली, बेईमानी, जिसको आप अभी अच्छी अच्छी बातों का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। ना, आप ना, कहना कुछ और चाहते थे। आप किससे मुकाबला करना चाहते थे? जो आप सोच रहे हैं, वो तो कभी हमारे मन में होता ही नहीं है। मैं हम क्या सोच रहा था? गांधीवादी हैं, मैं तो लोहियावादी अच्छी हैं, बात समाजवादी है, हैं। मैं तो संविधान का पालन करने वाला है और बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूँ। हाँ हाँ नहीं, भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक Thank you, sir. परंपराएं बहुत मजबूत हैं, बहुत शानदार हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है। जी बहुत शुक्रिया। मैं अनिला सिंह जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। अनिला जी, बंगाल की जीत की आपकी पार्टी को बहुत बधाई, ख़ास तौर पर बंगाल की, बाकी असम भी आप लोगों ने जीता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश की आपकी लड़ाई क्या मजबूत हुई है या उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती आपके सामने अभी भी है? मेरी सभी को राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने भारतीय जनता पार्टी या मैं कहूं एनडीए परिवार को शुभकामनाएं दी। और ये जीत जो है ना केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए परिवार की है, परंतु मैं कहूंगी कि हर एक वो वोटर, सपोर्टर, कार्यकर्ता जिसने अपना योगदान इन 5 राज्यों में दिया है, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। जहां हमने जीत हासिल करी है वहां पर हमें अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, वोटर्स के ऊपर बहुत मान है। और बाकी जहां पे हम नहीं आ पाए हैं सरकार में, आप देखिएगा कि आगे हम वहां पर भी आएंगे। खैर, जिस प्रकार का रिजल्ट पश्चिमी बंगाल में आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैर कांप रहे हैं। उन लोगों के पैर कांप रहे हैं जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ बढ़ कर सोच रहे थे कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो इनको आईना दिखा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां तक सवाल है, देखिए कांग्रेस तो कहां स्टैंड करती है, सुरेंद्र जी खुद ही बता देंगे अपने घर का हाल। बाकी कहां इन लोगों ने क्या परफॉर्म किया है मैं उस पर नहीं जाती, क्योंकि चुनाव में हार जीत होती रहती है। मैं एक खिलाड़ी रही हूं, तो जो हारने वाला होता है तो मुझे उसको अपमानित करने का या छोटा दिखाने का कोई शौक नहीं होता है। कमी रही होगी इसीलिए ये हारे हैं। तो और जैसे कहा जाता है ना, गजब बेइज्जती है भाई ये तो। नहीं, तो दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। 2014 में, 17 में, 19 में, 22 में, 24 में आप कंपैरिजन कर लीजिए। चलिए, समाजवादी पार्टी हमारे सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा अपोजिशन है भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में। अगर आप वोट परसेंटेज भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, मैं कोई घमंड के साथ नहीं कह रही हूँ, बहुत ही विनम्रता के साथ कह रही हूँ, ये हमारे सामने कहीं नहीं टिक रहे। क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी, क्योंकि इन्होंने महिलाओं का अपमान किया, क्योंकि इन्होंने सनातन का सदैव अपमान किया। और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इज द विटनेस। आप हाल फिलहाल के चुनावों में भी देख लीजिए, जिसने भी महिलाओं का अपमान किया, जिसने भी सनातन को आतंकवाद से जोड़ा, उसका अपमान किया, वो धाराशाही होगा ही होगा। जो ये कहता है शक्ति को कमजोर करो, तो फिर शक्ति ने तो अपना जलवा दिखाई ही दिया कि शक्ति में कितनी ताकत अच्छा, होती जब है। ये आरोप लगाता है अपोजिशन की आप चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का दुरुपयोग करते हैं खुलेआम, तो आपके पास इसका कोई ठोस जवाब होता है? देखिए, मैं क्या बताऊं, इन लोगों को एक बात समझ में नहीं आती है। पहली बात तो ये बहाने ना बहुत पुराने हो गए है ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये इस्तेमाल करते हैं। अरे रे रे रे, ईवीएम में धांधली कर दी। पर हाँ, इस बार ममता दीदी ने एक नया बहाना ढूंढा कि मेरे कार्यकर्ताओं को पीटा, मुझे लात मारा, मुझे धक्का मारा, मेरे को देखने नहीं दिया जहां काउंटिंग हो रही थी। एक नया बहाना, वो इनोवेटिव बहाना लेकर आई, पर चलते नहीं है ये बहाने। आज जो है 70% से ज्यादा भारत में अगर आपको भगवा रंग लहराता हुआ दिख रहा है, तो क्या भारत की जनता मूर्ख है? क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस पार्टी को चुनना है? अगर अपना अस्तित्व बचाना है, विकास की राजनीति करनी है, मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी को लाना है। मैं ये जानना चाह रहा था कि भाटी जी अभी किस तरह के मुकाबले का जिक्र करना चाह रहे थे, ये कौन सा मुकाबला करना चाहते हैं?
भाई देखिए, भारती जी जो हैं बहुत सीनियर हैं, और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में बहुत कम ऐसे प्रवक्ता हैं जो इतने पढ़े लिखे और समझदारी से और बहुत विनम्रता से कायदे आप से तो डिबेट उनका बायोडाटा पढ़ने लगी, मैंने पूछा कि उन्होंने किस तरह के मुकाबले की अरे चेतावनी दे मैं रहे जो थे। तारीफ की बातें करूंगी ना, मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप तो लड़ाई ये क्या, ये तो लड़ाते रहते हैं। भेदभाव वाली अब बात देखो, हो गई। हमारे भाई दुबे जी के मेरे लिए तो पश्चिमी आपने उत्तर कभी नहीं प्रदेश कहा। के मेरे इलाके से आते हैं, हाँ, ठीक दुबे है, जी के लिए आप कभी नहीं गलत बोलती पार्टी हैं। में बेचारे जान दे दिए आपकी right- पार्टी के लिए, कभी दुबे जी के लिए एक अच्छा ये शब्द नहीं बोला। अच्छे इंसान है, गलत पार्टी में है, ठीक है। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जिन पिलर्स पे अपनी इमारत बना रही थी ना, वो तो बुलडोज हो चुकी है, जी, तो इनका अब कुछ है नहीं। शुक्रिया मैडम, प्लीज़ हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अब आपने जिक्र किया सुरेंद्र राजपूत जी का, तो मैं उनको सीधे डिबेट में आमंत्रित करता हूं। राजपूत जी, बहुत स्वागत आपका। मैडम अभी कह रही थी कि आपके पाँव कांप रहे हैं। हमारे पाँव तो अंग्रेज नहीं कपवा पाए, तो ये अंग्रेज नहीं कपवा पाए तो ये लोग क्या कपवाएंगे जो अंग्रेजों के चाटुकार रहे। पूरा हिसाब रहा इन लोगों का, तो हमारे पाँव की चिंता ना करें। अभी अनिला जी हम लोगों की बड़ी बहन जैसी हैं, कहने लगी कि भाई अपमान, सनातन धर्म का अपमान। पहले तो सनातन को अनातन कह रही थी, खैर कोई बात नहीं, वो तो हो जाता है। सनातन तो सनातन है। सनातन धर्म का अपमान ब्रजेश भाई भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है, कभी नहीं हुआ ये। मतलब इतना अपमान तो मुगलों के राज में नहीं हुआ जितना अपमान सनातन धर्म का भाजपा के राज में हो रहा है। बताइए, जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, किस तरीके से अपमानित किया उनको। उनकी पालकी को नहीं जाने दिया। वहाँ जाकर के वो जो कौन कौन बाबा हैं, सतुआ बाबा, कतुआ बाबा जी, इन सारी की कारें तक जा रही थी, ठीक है ना। अंडरग्राउंड है वो आजकल। अभी सुन लीजिए, दूसरा भी सुनिए आप। हमारे बटुक, बेचारे ब्राह्मण बटुक, 12 साल के बच्चे छोटे छोटे, उनकी शिखाओं को पकड़ करके जिस तरीके से उनकी गर्दन पे पैर रख करके क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने ये सनातन को अपमानित नहीं किया तो क्या किसी और को अपमानित किया था। सनातन का अपमान करने वाले पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे, नरक के भागी होंगे। और सनातन धर्म का अपमान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और किसी ने सनातन धर्म का अपमान सनातन पर इतनी उत्तेजना बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अपमान न उत्तर प्रदेश भूलेगा, ना देश भूलेगा, ना सनातन धर्म भूलेगा। अभी तक वो को भवन में बैठे हुए आपके सामने हैं। फिर आ जाते हैं महिलाओं के अपमान की बात, कि महिलाओं की बात। अरे भाई, अनिला जी इस समय सांसद होती देश की, अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कांग्रेस ने कहा था कि साहब आपने पास कर दिया, अब इसको लागू कर दीजिए। भाजपा ने नारी विरोधी चेहरा दिखाया, धारा 334A लगाई और कहा कि नहीं, डिलिमिटेशन के बात करेंगे। नहीं तो अनिला जी 543 में सांसद होती आज की डेट में। तो महिला विरोधी ये। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक अध्यक्ष महिला को नहीं बनाया। 22 राज्यों में इनकी सरकार आ गई है, अब 21 थे अभी तक, अब बंगाल में भी आ गई, इनको बधाई। 22 राज्यों में इनकी सरकार आ गई। एक महिला मुख्यमंत्री है, वो भी आधे प्रदेश की, दिल्ली का मुख्यमंत्री, एक मेयर जैसा। चलो, आपकी मुराद पूरी करेंगे ये लोग बहुत जल्दी। मैं आपको या तो पश्चिम बंगाल में या आसाम में। सुन लीजिए ना सर, मैं आपको, आप आज की डेट में तो बात आएगी 7 मुख्यमंत्री होने चाहिए इनके हिसाब से। तो महिला विरोधी भाजपा, दलितों को पेशाब चटवाती है भाजपा, दलितों आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब करती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का नारी विरोधी, महिला विरोधी, दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी चेहरा आपके सामने। बंगाल में आपका पैर उखड़ चुका है, और उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो कि मुंह के बल। देखिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, चाहे बंगाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो। चुनाव की हार और चुनाव की जीत से अगर हम पैर उखड़ने और पैर जमने की बात कर रहे होते तो हम राजनीति नहीं कर रहे होते ब्रजेश भाई, हम लोग व्यापारी होते। हम लोग व्यापारी नहीं हैं, हम लोग जनता के विश्वास की व्यापार नहीं करते जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। किसी अडानी को बेच देते हैं सारी चीजें, उनकी संपत्तियां और उनके संसाधन, और किसी अडानी को, किसी विपक्ष दिशाहीन है, हताश है, मायूस है, आपको लग रहा ऐसा है? लोग कह रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल ना दिशाहीन है, विपक्ष बिल्कुल सही और सही दिशा में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव में सिर्फ सेना का इस्तेमाल और राफेल का इस्तेमाल ही नहीं किया, बाकी सारे इस्तेमाल करके उन्होंने चुनाव जैसे भी जीता, लेकिन उनको जीत की बधाई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं चल पाएगा, न ये नाटक चल पाएगा, न नौटंकी चल पाएगी। उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट रूप से सनातन के अपमान करने वालों को सजा मिलेगी, चंदे का धंधा करने वालों को सजा मिलेगी, महिलाओं का शोषण करने वालों को सजा मिलेगी, महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सजा उत्तर मिलेगी। प्रदेश में सर आप कंधे पे बैठे रहोगे कि खुद भी चलोगे? आपको काहे पेट में दर्द हो रहा है बताइए ना।
हमारे मतलब लाइबिलिटी रहोगे कि एसेट होगे? नहीं नहीं, आपको कहे कि क्या नाम, ये अखिलेश यादव जी ने आपसे कहा या योगी जी ने कहा? भाई किसने जनता कहा? ऐसा समझ रही है कि जनता आप ऐसा, जनता का कौन सा बैरोमीटर ऐसे क्यों नाराज हो रहे हैं आप? तो ऐसे तो आपके भाटी जी साथ- भी नाराज नहीं हुए थे। आपके साथ तो सबसे बड़ी दिक्कत है, खाता ना भाई जो चचा कहे वो सही, ये थोड़ी चलने वाला। कंधे पे क्यों बैठे हो, ये मैं कह रहा हूँ। ये अगर भाई आपको उतारेंगे तो उनका बोझ हल्का होगा, वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये बात भाटी जी कहें, ये बात अखिलेश जी कहें, समझ में आती है। लेकिन अब आपको सीएमओ से फोन आया है क्या, या पीएमओ से आने लग गया आजकल? मुझे भाटी जी ने मैसेज किया कि आपसे ये सवाल कर लिया जाए। भाटी जी अगर ऐसा कह देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ठीक है ना? अरे वही जो बाद में कहो वो कर लो तो भाटी जी खुश हमने होंगे। बताया आपसे, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं आज की डेट में। दोनों, राहुल जी और अखिलेश जी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 4 दिन पहले का अखिलेश जी का बयान देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा था, एक विधायक ने कहा था कि राहुल अखिलेश जहां जाते हैं वहां डुबोते हैं, इस बार हम दोनों मिलकर के जी भाजपा को बहुत डुबोते शुक्रिया हैं। आपका, बहुत तो धन्यवाद आज सर। की डेट में बात ये है, लाइबिलिटी नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए एसेट हैं, दोनों एक दूसरे के लिए काम आप कर रहे अपनी हैं। बात करो सर, और दूसरे की बात जनता क्यों की नहीं। आप अखिलेश जी का बयान नहीं उठाएंगे, आज आप राहुल गांधी मैं जी का उनकी बयान बात नहीं उनसे उठाएंगे, पूछूंगा ना। आज आप ममता बनर्जी का बयान नहीं उठाएंगे। सब लोग इंडिया मैं उनकी गठबंधन बात को उनसे मजबूत कर- पूछूंगा, आपसे सब आप लोग क्यों इंडिया पूछूंगा सर? गठबंधन को मजबूत आप कर रहे इतना हैं। बुरी तरह लेकिन- भड़क गए, लेकिन मैंने तो आप- यही कहा आप कंधे पे ही लोग बैठे रहोगे कि आप उतरोगे लोग भी। तो अभी अनिल जी से भी थैंक यू आप वो करेंगे। अनिल जी, हमारे दोस्त हैं भाई, आपके अनिल जी दोस्त को हैं, लाया जाए देखते हैं आप स्क्रीन इनसे पे। क्या। बहुत इनसे- शुक्रिया। देखिए अनिला जी से सर, आप थैंक यू सर। सुनिए सर भाई, एक 5 सेकंड का। अनिला जी से आप राम की स्पेलिंग पूछते हो, अनिल जी से आप सीता की स्पेलिंग पूछते हो, हमसे पूछते हो चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग। अच्छा स्पेन ये की मसला पूछा। है आपका। स्पेन की भी पूछा है, आप स्पेन बता की कहाँ नहीं, पर? हमने कहा ना इनसे Thank you, राम की, sir. हमसे सीता की, बहुत हमसे शुक्रिया सर। चेकोस्लोवाकिया की। अनिल दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं। दुबे जी स्वागत है आपका। बीजेपी आज जीती क्या? आप तो भगवा पहन के आ गए नहीं कोई और दुपट्टा उपट्टा भी उसी तरह का डाल लिए। हमारी आपने तो अनिला सिंह को फेल कर दिया है आज। नहीं, बता ऐसा क्या कि उनके रंग में रंग गए? आपका हरा तो गायब हो रहा है। नहीं हम लोगों का गठबंधन है, उसमें क्या रंग तो एक दूसरे के ऊपर रहता ही है। बात करके आए थे कि आज यही पहन के चलना है? नहीं बात तो ड्रेस है आप लोगों का? जब हमारा गठबंधन है तो बातचीत तो होती ही रहती है ना। जब गठबंधन है एक दूसरे से अच्छा विचार मिल विपक्ष रहे वाले बड़े मायूस दिख रहे हैं आज कि बंगाल हार गए, अब क्या होगा? नहीं, विपक्ष को मायूस होना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो आरोप लगाता है एनडीए गठबंधन के ऊपर, तो आरोप तो आप लगा देते हो, लेकिन उन आरोपों की में कोई सत्यता तो होती नहीं। तो जब आप हमारे ऊपर कोई उंगली उठाओ तो या तो कोई सत्य बात करें, क्योंकि देश की जनता मूल्यांकन करती है। देश की जनता ने जो जनादेश दिया है वो विकास के ऊपर दिया, कानून व्यवस्था के ऊपर दिया, और उन्होंने देखा कि देश को अगर कोई चला रहा है सही ढंग से तो एनडीए की सरकार चला रही, तो उसके पक्ष में बहुमत आया है। तो अगर वो देख रहे हैं कि भाई इनका कामकाज अच्छा है, अंदर से तो वो स्वीकार ही कर रहे हैं, लेकिन अब उनको विरोध के लिए विरोध करना है। और एनडीए की तो ये सरकार, बहुमत केरल में और तमिलनाडु में नहीं मिला? अरे 3 जगह वहां तो तो मिला। एक सीट जीत के आए हैं। नहीं, अब वहां के लोग क्यों नहीं इस तरह का विकास चाहते हैं? नहीं, वहां भी आगे चाहेंगे, चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। अभी तो ये बढ़ता ही जाएगा, ये कारवां जो है जो चला है ये अब चलना ही है इसको। और ये क्योंकि अब इसलिए ये लोग मायूस हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, उसका गठबंधन। अच्छा जयंत चौधरी ने कभी रैली की थी, कार्यक्रम किया था, बीजेपी के किसी नेता का फोटो नहीं लगाया? नहीं, वो हमारे राष्ट्रीय लोकदल की रैली थी। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यक्रम हो रहे हैं, अपने सांगठनिक कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपने इसी चैनल पे कहा था कि वहाँ दादरी में एक रैली हुई है, जवाब दोगे, तो जवाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। लगातार आप अपनी बात पे भी याद किया करो। मेरठ में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, अमरोहा में हुआ, अब कार्यक्रम चल रहा है। बात कहने आए हो कि लड़ने आए हो? नहीं, मैं आपको भी आपकी ये भाटी जी बात से याद हिसाब दिला- करो क्योंकि जब अच्छी वो आपने नहीं जिक्र नहीं किया कि जो है अरे मुजफ्फरनगर में, मेरठ में ये लाखों लोगों की भीड़ देखो मैं जो उमड़ वीडियो रही चला है। दूंगा तो फिर मतलब बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, बेइज्जती- मतलब मत उकसाओ मुझे, मैं बता रहा उकसा हूँ। नहीं रहा हूं, मैं तो हाँ। केवल ये कह रहा हूं कि देखिए मैं वीडियो चला कि दूंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनता राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, गठबंधन के साथ है, और वहां पर जो है राष्ट्रीय लोकदल अपना काम कर रहा है। तो भैया आप भी कंधे पे बैठे रहोगे कि उतर के कुछ दौड़ोगे, नहीं, ये बीजेपी का साथ अब भी वही दोगे? बात जो राजपूत जी ने कही है कि वही बात हम भी कह रहे हैं। इससे आपसे क्या वास्ता? हम कहाँ बैठे, कहाँ खड़े हो, कहाँ हमारे विचार मिल रहे हैं? अब आपसे पूछ करके आप लोग इतने इंटॉलरेंट क्यों हैं? मतलब सवाल हजम क्यों नहीं होते हैं? सवाल आप करिए ऐसे रहे हो भाई, ये हमारा गठबंधन, हमारे विचार है,
हमारे हमारे विचारों पे वो चल रहे हैं, हम उनके साथ मैं हैं। ये कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई लाइबिलिटी ना बने, सब लोग एक दूसरे का असेट बनो। नहीं, एसेट्स ही हैं, हम उनके लिए एसेट्स हैं, वो हमारे लिए एसेट्स हैं। कहाँ हम हो? उनको फायदा पहुंचाते हैं, वो हमें फायदा पहुंचा रहे हैं। वो हमारे अभी तो सिर्फ आप ही फायदा ले रहे हो, वो बीजेपी चौधरी को दो साहब तो कुछ वो नहीं। चौधरी साहब की नीतियों पर काम कर रहे हैं, वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। अभी भाई तो जो काम हम करना चाह रहे हैं वो मोदी जी कर रहे दुबे हैं, जी बुरा हम मत उनके मानना, साथ हैं। उनके इस पूरे गठबंधन का बेनिफिशियरी सिर्फ आरएलडी है और कोई नहीं है। अब वो बीजेपी किससे- को आपसे कुछ नहीं मिला। नहीं, हमें कुछ नहीं, हम तो चाहते हैं कि किसान खुशहाल हो, किसान की खुशहाली। अभी तो वो सिर्फ काम आप करें। खुशहाल हो। नहीं, अब ये आप क्या कहना चाहते हो, आप कहो। वो अगर आपको इसमें वो सुखोन नहीं देख जाए तो फिर उससे आपका सुख मुझे देखा जा रहा है। मैं क्या करूं कि अंधा सिंह, राजकुमार भाटी, सुरेंद्र राजपूत, इन लोग को आपका सुख नहीं देखा जा रहा है। जी, अगर उत्तर प्रदेश में हम गन्ना किसानों को 400 रुपए दिला रहे हैं तो उसमें योगी भी जी आपको ने तकलीफ दिया, है। आपसे क्या आपको मतलब? क्या तकलीफ है? योगी भाई जी- हम लोग गए, किसानों को उनका सम्मान मिल रहा है, आपके किसानों कहने का पे दिया। नहीं, हम लोग भी कह रहे हैं, वो भी हमारे उनके विचार तो तो एक ही ऐसे है। तो 25 करोड़ लोग कह रहे हैं, आपके नहीं, कहने को हम लोग हमारे उनके विचार सब कहीं न मिल रहे हैं, तभी तो हम उनके साथ गए। सारा सुख आप खुद ले रहे हो, आपने भी खुद स्वीकार किया। नहीं, हम तो लखनऊ, किसानों, दिल्ली, सब हमारा जगह, देखिए हर तरफ सुख ही सुख। ब्रजेश जी, हमारा सुख किसान का सुख है, हमारा सुख जनता का सुख है। लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। भैया मैं तो किसान आपकी पार्टी के ऊपर PhD करवाने को तैयार हूं, ब्रजेश जी, ताकि किसान इसका को शोध हो। अपनी बिटिया की शादी Thank के you, लिए sir. पैसे की दिक्कत ना पड़े, वो सारी चीजें हो रही हैं लोगों के ठीक लिए, है। भले काम तो हो एक रहा काम है। करते हैं, फर्रुखाबाद वाले सुनील कौशिक जी भी मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कौशिक जी, शुक्रिया आपका। तो बताइए कि बंगाल की ये जो मैंडेट आया है उससे विपक्ष के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ा है, अब जब उत्तर प्रदेश मुकाबले में सामने है। देखिए ब्रजेश जी, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ठीक बहुमत मिला, तो समाजवादी पार्टी ने क्या कहा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो हर राजनीतिक दल यही बयान देगा कि निश्चित तौर से मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा है और इसका प्रभाव आने वाले राज्यों पर पड़ेगा। इसमें कोई अलग गणित नहीं है। जब आप चुनाव जीतते हैं और अगली बार जिस राज्य में चुनाव होते हैं, निश्चित तौर से हर पार्टी का नेता यही कहता है कि इसका प्रभाव दूसरे राज्य में भी पड़ेगा। आप ये देखिए कि जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा है, जैसे अभी आपकी डिबेट में कहा कि साहब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग ने काम किया, 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कुछ ना के बराबर सीटें आई, तो वहां चुनाव आयोग नहीं था क्या? वहां किसी ज्ञानेश गुप्ता जी के पास चार्ज नहीं था क्या? क्या वहां ज्ञानेश गुप्ता जी नहीं देख रहे थे क्या? क्या उन राज्यों में सेंट्रल फोर्स नहीं भेजा गया था क्या? तो उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीटें क्यों नहीं आई और दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई, तो निश्चित तौर से विपक्ष आरोप लगाने लगा कि साहब ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। आप देखेंगे कि अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा कि 4 तारीख को 12 बजे गृह मंत्री रुक के दिखा दें। मतगणना से एक दिन पूर्व टीएमसी के सांसद ने कहा कि 200 सीटों पर प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो हार गए तो इस्तीफा देंगे क्या। मतगणना के दोपहर तक ममता बनर्जी ने कहा कि आप डटे रहिए, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, मनोबल करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें मीडिया में चलती रही। अब जो नतीजे अंतिम आए उसमें घबराने की क्या बात है? ये तो चुनाव आएंगे जाएंगे। उसका उत्तर प्रदेश पर इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यूपी पर कोई इम्पैक्ट है? लेकिन ऐसी संस्थाओं पर आरोप लगा करके विपक्ष सिर्फ अपनी नाकामी छिपाना चाहता है। विपक्ष, आप बताइए राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, प्रियंका गांधी कितने गई, खड़गे साहब कितने गए पश्चिम बंगाल में? आप जाएंगे नहीं। आपके नेता केंद्रीय नेताओं से संपर्क करते रहे रैलियों के लिए, आपने क्या जवाब दिया? पश्चिम बंगाल में आपने क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया? और राहुल गांधी का वोटिंग से एक दिन पहले वीडियो जो जारी किया गया उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा? कम से कम चुनाव लड़ते समय, देखो मैं ममता बनर्जी को सैल्यूट करता हूं, टीएमसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव लड़ा। जिस भाषा का उपयोग भाजपा ने किया उसी शब्दों का उपयोग टीएमसी के नेताओं ने किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे, टीएमसी के कार्यकर्ता भी डटे रहे। नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक बेहतरीन चुनाव ममता बनर्जी ने वहां लड़ा। वही समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में करना पड़ेगा। और बार बार इसलिए आपने कहा उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में इसलिए प्रभाव पड़ेगा, आप देखिएगा
कि योगी जी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे और उसका जवाब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में दे रहे थे। ममता बनर्जी के मुंह से या टीएमसी के नेताओं के, बड़े नेताओं के मुंह से योगी जी के खिलाफ या योगी जी की रैलियों में क्या कहा गया, नहीं कहा गया। लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में रह करके जी योगी जी का जवाब लगातार दे रही है। तो ये तो समाजवादी पार्टी बहुत को शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ सर बने पश्चिम रहिएगा। मैं इस बंगाल डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और मेरे साथ बहुत ही जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत। बंगाल चुनाव के नतीजे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका प्रभाव, आपका जवाब। धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित रूप से चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों को इस आधार पर ज्यादा प्रभावित करते हैं कि उनका जन समर्थन कितना घटा या कितना बढ़ा। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को इस आधार पर सबसे पहले व्याख्या की जानी चाहिए कि चुनाव कैसे हुआ। अभी कहा गया कि 2 राज्यों में जहां पे चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। क्या वहां निर्वाचन आयोग नहीं था? क्या उन राज्यों में तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख लोगों के नाम कटे गए? क्या उन राज्यों में 90 लाख लोगों को मतदान से वंचित किया गया? क्या जो लोग योग्य मतदाता थे, जिनका नाम तार्किक विसंगति के नाम पर अपील में पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया? क्या तमिलनाडु में हुआ या केरल में हुआ? इन 5 राज्यों में से केवल और केवल पश्चिम बंगाल में अगर आप मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके कोई चुनाव कराएंगे तो निश्चित रूप से उस पर सवाल पैदा होगा। उन सवालों से आप सहमत हो या न? आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में चुनाव का अंतर, मतदाताओं का अंतर कितना है? 30 लाख। और सीधे सीधे 27 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मतदान से वंचित रहे। आप मतदाता सूची को पूर्ण कराए बगैर चुनाव करा लेंगे और उसको आप जनादेश कहेंगे? ये सोचना पड़ेगा। आप किसी राजनीतिक दल के साथ मत खड़े होइए। ये चुनाव कराने का तरीका नहीं है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि विपक्षी दल ईवीएम पर, इस पर उस पर आरोप लगाती है। माननीय ब्रजेश जी, जो एकमात्र पिछले कई दशकों में यह पहला चुनाव रद्द हुआ है पश्चिम बंगाल में, फालदा में, उसमें बीजेपी का ही आरोप है कि ईवीएम में को टेम्परिंग की गई। ये किसी और का आरोप नहीं है। जहां काउंटर मांड हो गया, जहां 21 मई को चुनाव होगा, उसमें ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसके जो बटन से उस पर टेप लगाए गए थे वो बटन काम नहीं कर रहे थे। सवाल है कि अगर कोई राजनीतिक दल आरोप लगा रहा है किसी विषय पर, मैं नहीं कहता कि ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अगर सर उत्तर प्रदेश में उसके है, प्रभाव पर मैं आपके पक्ष समझना चाहता हूं, आपकी राय समझना चाहता हूं। ये सवाल है कि अगर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, अगर उस तरह से चुनाव कराना है तो कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला। तंत्र का उपयोग करेंगे आप, मनमाने तरीके से आप चुनाव कराएंगे, लोगों को मताधिकार से वंचित करेंगे, करा लीजिए। फिर किसी चीज की कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए ना कि तो विपक्ष को उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहिए फिर? किसको? विपक्ष को विपक्ष को एकदम जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ना चाहिए। लोकसभा का चुनाव, आप अभी कहा गया ना कि लोगों के देश की जनता मूर्ख नहीं है, गुमराह नहीं किया जा सकता। 2024 का जब परिणाम आया था और जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर चली गई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने आरोप लगाया था कि जनता को गुमराह किया गया। अरे विपक्ष गुमराह कर लेता है और आपके झांसे और आपके साथ लोग सार्थक रूप से खड़े हो जाते हैं। ये तर्क नहीं चलेगा ना जी। बहुत शुक्रिया सवाल सर। है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों से मुक्त होने की आवश्यकता होगी। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए कल नतीजा जो आया उसका उत्तर प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ा, सत्ता पक्ष में और प्रतिपक्ष में? देखिए, जब बिहार का चुनाव हुआ था तब भी ये कहा गया था कि बिहार की जीत हार उत्तर प्रदेश के लिए भूमिका तैयार करेगी। फिर बंगाल आया, फिर बंगाल के लिए कहा गया। अब कितनी बार विश्लेषण होगा? अब तो लड़ाई साफ है कि बीजेपी और उसके सामने संपूर्ण विपक्ष। और बीजेपी जब जब हिंदू और मुस्लिम आधार पर चुनाव होगा, जहां पोलराइजेशन हुआ वहां उसको जीत मिलती है। बंगाल में ममता बनर्जी 15 सालों से शासन कर रही थी। उनके एंटी इनकम्बेंसी पर लोग ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं। वो हार गई, अन्याय हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बंगाल
अगर खाली कलकत्ता नहीं है, बंगाल में और भी जिले हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों को और सारे मीडिया के दलों को, सर्वे कंपनियों को काम करना इतना आसान नहीं था। वहाँ सब बहुत अराजकता, बहुत लोगों के साथ मारपीट, तोड़ ताड़, पत्थरबाजी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आग एक दिन में नहीं सुलगी है, लेकिन ठीक है, अब राजनीति में जीत को चुराया भी जाता है, तिकड़म से हासिल भी किया जाता है, और ये सब बंगाल सहित कई राज्यों में पहले भी देखा गया है। एक चीज आप जान लीजिए कि पिछले चुनाव में ममता बनर्जी का पैर टूट गया था, तो फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल वो पिछले चुनाव वो जीत गई फुटबॉल खेलकर। अब की मोदी गए, वो फुटबॉल खेले, वो जीत गए। बंगाल में जो फुटबॉल खेलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा माहौल बनता जा रहा है। वैसे ब्रांड मोदी जो है, उस पर बंगाल की जनता ने भरोसा जताया है, इसको लोगों को मानना पड़ेगा। और महिलाओं के मामले में जिस तरह से महिला आरक्षण को मुद्दा बनाया और आंदोलन चलाए, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दी, उस पर महिलाओं ने ज़्यादा भरोसा किया बीजेपी पर। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि बंगाल में गृह मंत्री खुद पर्यवेक्षक बनकर जा रहे हैं बीजेपी के। तो इससे ये बात बड़ी आशंका प्रबल होती है कि शुभेंदु अधिकारी तो अब मुख्यमंत्री ना बन पाएंगे। अगर बनना होता तो इतने बड़े नेता की जाने की जरूरत नहीं थी, दिल्ली से सबके फैसले होते हैं, उनका भी हो जाता। कोई पर्ची वाला मुख्यमंत्री ना बन जाए बंगाल में बीजेपी से, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। अच्छा, नारी शक्ति का समय भी चल रहा है, क्यों ना एक वही वंदन तो कर लिया जाए बंगाल के लिए। एंगल एकदम ठीक ठाक है। और कोई भी महिला, एक रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है, जो महाभारत में द्रौपदी बनी थी जब हम लोग छोटे थे, आता था टीवी पे सीरियल। आप ही छोटे थे, दुबे जी तो बड़े थे उस टाइम भी। हाँ, दुबे जी तो रामायण भी देखे, महाभारत भी देखे। दुबे जी की पार्टी का यह संयोग और सौभाग्य है कि इस देश में जितनी पार्टियां सत्ता में रही हैं, उनका सबके साथ गठबंधन रहा है जी। इनके नेताओं ने कभी किसी को मना नहीं किया सत्ता में आने के बाद। तो उसका उत्तर प्रदेश पर इम्पैक्ट, वीरेन जी, यहाँ विपक्ष में क्या मायूसी है? देखिए, यहाँ की जो बैटिंग है वो ऐसी कैसी बैटिंग करेंगे, मायावती कैसी बैटिंग करेंगी, और कांग्रेस का समाजवादी के पास साथ कैसा गठबंधन होगा, ये सब विपक्ष की धार को कुंद करेंगे, मजबूत करेंगे। चंद्रशेखर आजाद, ये सब आंकड़े उन सब चीज़ों पर निर्भर करेंगे। चुनाव तभी धारदार होगा, और अगर बिखर के लड़े तो फिर बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। वैसे एक चीज बता दें कि जब तक कांग्रेस है तब तक बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कांग्रेस ने एक अजब तरह का व्यवस्था बनाई है इंडिया गठबंधन में कि प्रदेश में तो एक दूसरे का गला काटते हैं और दिल्ली में जाकर ये लोग गले मिलते हैं। ममता बनर्जी के साथ भी यही हुआ है। आज इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कर रही हैं। ऐसी रस्म अदायगी किस काम की है कि फोन कर रहे हैं राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, तेजस्वी भी, और जब चुनाव का वक्त आया तो कांग्रेस ममता बनर्जी खिलाफ लड़ी। इतना ही नहीं, आसाम में हेमंत सोरेन भी लड़े और कांग्रेस भी लड़ी, और वहां भी 25 सीटों पर हार जीत का कारण यही दो लोग रहे। तो बीजेपी को तो नारा लगाना चाहिए जय कांग्रेस। जब तक कांग्रेस है तब तक उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, कंक्लूड करें वीरेन जी। बीजेपी ने एक नारा दिया था 4 मई दीदी गई। अब दीदी तो सही में चली गई, अब वो आफत बंगाल में उन पर आएगी जो दीदी के दम पर अराजकता करते थे, बवाल करते थे। देखिए, भारतीय जो समाज है, राजनीति है, वो तेजी से बदल रहा है। समाज बराबरी का अवसर चाहता है, रोजगार चाहता है, विकासशील
स्थिति चाहता है, सिर्फ नारे नहीं जी नतीजे चाहता है। और यही वजह है कि कोई भी विचारधारा अस्थायी तौर पर नहीं टिक पा रही है और भारत की राजनीति में इलाकाई छत्रपों का इसीलिए पतन हो रहा है। वो ये साबित करता है, ममता बनर्जी की हार भी ये साबित करती है कि कोई चीज अस्थायी नहीं है, सिर्फ जनता की आकांक्षाएं ही अस्थायी हैं और उनके अनुरूप आपको ढलना होगा। वैसे ब्रजेश जी, पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी। बीजेपी जितने प्रयोग 10 राज्य में करती है उतना ही अकेले करेगी। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो वैसी वैसी सब आएंगे, अभी तो बहुत लोग आएंगे। जिस दिन मुस्लिम और हिंदू चुनाव हुआ उस दिन बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। अरे हुमायूं कबीर 2-2 सीट से जीत गए और जीतने के बाद उनके पीछे एक आदमी नहीं है। आप बंगाल में देख लीजिए। और ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई अपनी सीट हार गई। ममता बनर्जी हार गई। अच्छा, तमिलनाडु वाला देखा था, एक बेहद दिलचस्प, पैनल पे बैठे सब लोगों को पता होगा, एक लॉटरी वाले ने ऐसा दिमाग सेट किया कि उसने डीएमके से भी टिकट लिया, एआईडीएमके से भी टिकट लिया और विजय की पार्टी से लिया। पत्नी, दामाद और बेटा तीनों विधायक हो गए, सत्ता भी उनके घर में और प्रतिपक्ष भी, वो भी लॉटरी किंग। एक आदमी कह रहा था आज कि मोदी जी ने जब झाल मूड़ी खाए के 207 सीट जीत ली, अगर कहीं पूरा खाना खाए होते तब तो क्या करते, क्या चमत्कार जी करते। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी प्लीज। जी देखिए, बंगाल की जीत का श्रेय तुम और देश के इसके आसाम की जीत का श्रेय बहुत सारी वोटों के बिखराव पर है, कांग्रेस पर है। कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी को दिल्ली में छोड़ा, ना आसाम में छोड़ा, ना बंगाल में छोड़ा। अब उत्तर प्रदेश में अगर 20 सीट ले सपा गठबंधन से तब तो कुछ बात इनकी रह जाएगी। नहीं, ये हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले अब डूबेंगे। ये थोड़ा अत्याचार हो जाएगा। ब्रजेश जी, ये देखिए स्थिति तो ऐसी ही है, बाकी अब इनकी उनकी इच्छा ये जाने। फिलहाल आप सुनिएगा कि बीजेपी किन विपरीत परिस्थितियों में लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँची है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो, वोट काटना हो, चुनाव आयोग पर चाहे जो आरोप लगा हो, लेकिन जीत आखिर में बीजेपी की हुई। ये इंपॉर्टेंट है, 10 दिन बाद लोग सब भूल जाएंगे बात। जी जी जी। तो कहते हैं कि परिस्थिति विपरीत थी मगर उम्मीद थी जीत की, और पिछली हार से जाना हार नहीं वह सीख थी। आलोचनाओं को चुपचाप सुना, हम में धैर्य था, हम में तमीज थी, और कभी किसी ने सुनी ही नहीं जब चुप्पी में बहुत बड़ी सीख थी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है, दिए गए सीमित समय पर सबको अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। सबसे पहले मैं राजकुमार भाटी जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाटी जी, उत्तर प्रदेश में आपका जो गठबंधन है, क्या उस गठबंधन और कांग्रेस का जो इस चुनाव में रोल रहा है विभिन्न राज्यों में, आप उसके परफॉर्मेंस से सहमत हैं, आप संतुष्ट हैं, या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपके साथ चलना है तो? नहीं, मेहनत करने की जरूरत तो कांग्रेस पार्टी को भी है और हमें भी है। मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें, और पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है, और मुद्दों के आधार पर, राजनीतिक घोषणा पत्र के आधार पर हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। आप शुरू में कुछ कटाक्ष कर रहे थे और सुरेंद्र राजपूत जी उसका जवाब दे रहे थे, तो मुझे आदरणीय उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा था कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। हमारे बीच में मधुर संबंध है, बढ़िया संबंध है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चुनाव बढ़िया होगा। सर, मैंने कोई कटाक्ष नहीं किया। प्रदेश के आप कांग्रेस को गोद बिठाओ सर, इस बात को डिनाई नहीं बाहों करता, में लेके ब्रजेश चलो जी। सर, कंधे पे बिठा लो, चलो सर, उसका कोई इशू नहीं। इशू ये है कि आप कंफर्टेबल हैं जो उनका परफॉर्मेंस है। देखिए, चुनाव में
ऊपर नीचे होता रहता है। अनिला जी भी परसेंटेज गिनवा रही थी, मुझे 2012 का रिजल्ट याद है। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 15% वोट मिला था उत्तर प्रदेश में, और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। और उसके 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए तो 71 सीट मिल गई। राजनीति में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। असली राजनीतिक व्यक्ति वही है जो इन उतार चढ़ाव को सहन कर जाए, जो धैर्य न खोए। तो समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत पार्टी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मैच्योर। अच्छा वीरेंद्र जी, बातों बातों में विचार से जुड़े ये हुए कह लोग गए हैं। हम 20 निराश सीट, होने वाले नहीं हैं। कुछ सीटों का जिक्र कर गए कि इतनी सीटें मिलनी चाहिए। आप वीरेंद्र जी की बात से तो सर्वथा संतुष्ट ही होंगे। नहीं, इसका मुझे अधिकार नहीं है ये घोषणा करने का कि कितनी सीट के पर मन में मिलेंगे, तो होगा। कितनी वीरेंद्र जी सीटों ने पे सही कहा समझौता कि ये होगा। गलत कहा है। ये हमारे नेता तय करेंगे ना। मैं बिल्कुल आपके जाल में नहीं फंसूंगा। मैं बिल्कुल इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कतई भी। नहीं, मैं कोई फंसाता नहीं। मैं अनिला जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। अनिला जी, समाजवादी पार्टी कोई बिहार या बंगाल की पार्टी नहीं है, बड़ी ताकतवर है और 24 में आपको सबक सिखा चुकी है, और इतना इजी नहीं है आपके लिए उत्तर प्रदेश। देखिए ब्रजेश जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को बहुत सरलता से नहीं लेती, और चाहे छोटे से छोटा चुनाव हो या बड़े से बड़ा चुनाव हो, हमारे लिए वो चुनाव है। और सामने जो हमारे चुनाव लड़ रहा है चुनावी रण में, वो हमारा विपक्ष है, और उसका हराने का सारा जो जितना भी जो कुछ हम कर सकते हैं हम करते हैं। हम मेहनत करते हैं, निरंतर करते हैं। हमें इलेक्शन मशीन भी बोला जाता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिमी बंगाल में दिन रात जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करी, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अभी एक मेरे को पैनलिस्ट है, दुनिया भर की इन्होंने बात कह दी है, ठीक है, कि पश्चिमी बंगाल में इस प्रकार से चुनाव होता है। ये सब बातें करके रख दी हैं। मैं आपको गिनाने बैठा हूं कि किस प्रकार से चुनाव होता है। बाकी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल नहीं करी है, वहां पे क्या हो गया भाई? ईवीएम की आप बात कर रहे हैं, बाकी में वहां पे टेप लगा हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट, कार्यकर्ता या टीएमसी का या कांग्रेस का अगर कंप्लेन करता है तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है कि जाके चेक करे। आप ही ने उदाहरण दिया कि उत्तर प्रदेश में 2024 में भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरे नंबर पे आई। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आई साहब। फिर वहां पे आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ईवीएम मैनेज हो सकती है कि नहीं हो सकती है, सेंट्रल फोर्सेस मैनेज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। अरे बोलने से पहले थोड़ा गिरेबान में झांक कर देखा करिए। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। जनता पक चुकी है इन सब चीजों से कि जो सीबी, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, इसका उपयोग हो रहा है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है। मतलब ज्यादा उपयोग हो गया इसलिए पब्लिक पक गई, या ऐसा नहीं है, ये लोग सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं, ऐसा है? जनता इनको उत्तर दे देती है जी। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है तो हम तो नहीं किसी चीज पे आरोप लगाते। हम कहते ठीक है, हम आगे मेहनत करेंगे, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में जीत हासिल करके लेकर आएंगे। अभी भाटी साहब ही ने उदाहरण दिया ना हमारा, 15% वोट परसेंटेज बताया ना हमने। हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए? जी नहीं, हम काम कर रहे थे और जीत हासिल करी। पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में सिमिलैरिटी क्या है? 2017 में उत्तर प्रदेश ने वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए किया, या मैं कहूं एनडीए परिवार के लिए, क्योंकि उसको भय से, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए थी, उसको विकास चाहिए था, महिलाओं का सशक्तिकरण चाहिए था। और वही चीज पश्चिमी बंगाल में है। यहां पर पूजा पाल, उसको अगर जस्टिस दिलाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा समय का अभाव है। पश्चिमी बंगाल में सुन लीजिए ब्रजेश जी, रेखा पात्रा जी, रत्ना देवनाथ जी, कलिता जी, अगर इनको न्याय मिला है तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तीनों। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, आप अनिला सिंह जी और उनकी पार्टी से प्रेरणा क्यों नहीं लेते हैं? देखिए 15% का वोट शेयर वाली पार्टी 50% के वोट शेयर पे पहुंच गई। ये आपके लिए प्रेरणा क्यों नहीं है? नहीं, बिल्कुल है प्रेरणा। अनिला जी की बात से हम सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की मशीनरी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र संत्र सब कर देती है और उसके बाद फिर भूल जाती है। महाराष्ट्र में कहेंगे कि साहब हम 500 रुपये हम सिलेंडर देंगे, फ्री में सिलेंडर। राजस्थान में कहती है कि फ्री में सिलेंडर देंगे। छत्तीसगढ़ में कहती है कि 3200 रुपये हम धान खरीदेंगे। और हरियाणा में कहती है 3300 रुपये में धान खरीद, और चुनाव खत्म, बात खत्म।
घुसपैठिया कहती है झारखंड में घुसपैठिया निकालेंगे, बिहार से कहती है, अब बंगाल में कहती है चुनाव खत्म, बात खत्म। ये चुनाव जीतने के लिए करते हैं। अगर इस प्रेरणा को आप लेना कहते हैं तो हम नहीं लेने चाहते। हाँ, आगे भारतीय जनता पार्टी एक और बड़ा काम करने जा रही है। आज रहस्योद्घाटन कर देता हूं ब्रजेश जी। अगले महीने भर में, अब तक तो ये चुनाव लड़के सरकार बनाते हैं, जैसे बंगाल में तमाम भ्रष्ट बेईमानियां करके बनाए हैं। सेंट्रल खाली सेना रह गई थी और राफेल रह गए थे, बाकी तो सब इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां तक करी दी थी। अब ये लोग पंजाब में बगैर चुनाव लड़े सरकार बना सकते हैं। आप इस चीज को देख लीजिए। अभी 7 लिए हैं और आज भगवान मान गए थे वहां पर मिलने के लिए राष्ट्रपति जी से। अच्छा, ये बंगाल जीत के इतने खुश हैं, केरल में आपकी सरकार बन गई, आप पूरी डिबेट में एक बार भी अपनी पीठ नहीं थपथपाए। ऐसा है आपने भाटी जी को जवाब देना चाहिए कि अपने दम पर सरकार लाए केरल में। देखिए भाटी जी का और हमारा रिश्ता पानी वाला है। आपकी लाठी मारने से पानी अलग नहीं होगा। बहुत स्पष्ट है, हम कुछ नीतियों पे, कुछ नियमों पे और कुछ मुद्दों पर पूरी तरीके से एक साथ हैं। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए केरल में जीत की बधाई आपको और बहुत धन्यवाद आपको। आपने चूंकि आपने बंगाल पे आई डोंट नो भाटी जी ने क्यों कंजूसी की, आपको बधाई तक नहीं दी। आप भाटी जी के चक्कर परेशान नहीं, आप भाटी जी के चक्कर मत परेशान हुई। थैंक यू सर। आप इस वक्त बात ये देखिए कि अगला टारगेट इनका बगैर चुनाव लड़े पंजाब में सरकार बनाने का है। सर, आज थोड़ा सा समय का अभाव है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, क्या विपक्षी दलों पर परफॉर्मेंस का दबाव ज़्यादा बढ़ गया है बंगाल की हार के बाद? क्योंकि बिहार भी अभी हारे हैं ये लोग। देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि एनडीए की सरकार काम करती है, जनता के बीच में जानते हैं, जनता के मुद्दों के से जुड़े हुए हैं, और जब मुद्दों पे काम करेंगे तो जनता से जब कोई झूठ परोसेगा तो जनता उस पर विश्वास नहीं करती। तो जब ये झूठ परोसते हैं, झूठ लेकर के जाते हैं, तो जनता तो लगातार एनडीए को जिता रही है। तो इसका मतलब कि जनता हमसे संतुष्ट है। विपक्ष झूठा है आपके हिसाब से? नहीं, विपक्ष झूठी बात कर रहा है तभी तो उसमें कोई विश्वास नहीं कर रहा। अगर एक तरफ आप कहोगे कि कहीं बेईमानी हुई और जहाँ जीत जाओगे तो वहाँ कहोगे कि हम जीत गए, तो दोनों बातें हैं। या तो वहाँ भी कहिए कि वहाँ पर भी ईवीएम ने जो है गड़बड़ की, तो आप मीठा मीठा कब कड़ुआ कड़ुआ तू, ये कैसे चलेगा? जनता देखती तो जनता मूल्यांकन करती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील कौशिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। कौशिक जी, एक क्विक रिएक्शन आपका चाहिए। तमिलनाडु का मैंडेट क्या संकेत देता है? ये दूसरी पार्टियों को क्या संदेश दे रहा है? यूपी वालों को क्या संदेश देता है? वहाँ तो परफॉर्मेंस तक था ना, 16% की वहाँ पर जीडीपी ग्रोथ थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ में तमिलनाडु के चर्चे हम लोग पढ़ते थे। फिर ऐसा क्या हो गया कि लोग नाराज़ इतने ज़्यादा थे कि स्टालिन को खुद अंदाज़ा नहीं था। जितने सर्वे आए, एक आध को छोड़ दें तो सब जगह स्टालिन की सरकार बन रही थी, फिर भी चली गई और एक एक्टर ने फर्स्ट टाइम ने हरा दिया उनको। देखिए ब्रजेश, यही तो हमारा देश का लोकतंत्र संदेश देने का काम करता है। जो भी सरकारें रहती है विकास तो करती हैं, रोड भी बनाएगी, स्कूल भी बनाएगी, यूनिवर्सिटी भी बनाएगी, लेकिन जो लोगों की विचारधारा है उसको भी संभाल के रखना सरकार का काम है। किस विचारधारा के लोग, किसकी विचारधारा प्रभावित हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, किसको धैर्यता से सुनना है, किसको नहीं सुनना है। क्या भूल गए वहां से सनातन के बारे में क्या क्या शब्दों का उपयोग हुआ? कौन लोग खड़े रहे उनके साथ? अरे कौशिक जी, सनातन के ठेकेदार बन रहे हो। स्वामी आपका कोई मुक्तेश्वरानंद की बेइज्जती भूल गए, कोई मसला नहीं है। आप ब्राह्मण बच्चों की बेइज्जती भूल गए, समय नहीं, उस पर तो कोई इस डिबेट में नहीं बोला। सर, आप शांत हो जाएं सर, आप कृपया शांत हो जाएं सर। आपको खाली तमिलनाडु सर एक्टिविज्म ना करें प्लीज। आप एक बार जरा, मैं धन्यवाद करता हूं आपको। थैंक यू सर, ऊपर जो अत्याचार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कौशिक जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी ने पंजाब का कहा, इंदिरा गांधी जब थी तो हरियाणा का भूल गए ना। अरे भाई, ब्राह्मण बटकों पे बोलो। कौशिक जी ब्राह्मण हो, राजस्थान में बोलो अगर है हिम्मत, सारे के और सारे नहीं तो चाटुकारिता करनी है तो रात रात बदल दिए, वो सब भूल गए। अगर ब्राह्मण सम्मान का ध्यान रखो सर। नहीं सर, थैंक दूसरों को आईना यू। बोलिए ब्राह्मण बटकों पर। सर ऐसी उत्तेजना की कोई आवश्यकता कम से कम नहीं। शीशे के सामने खड़े होकर पर है हिम्मत तो बोलिए पंडित जी। बहुत शुक्रिया। मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित कर लेता हूँ। सुनील जी बोलो। तमिलनाडु का जो मसला था, केरल का जो मैंडेट था, पुडुचेरी का जो मैंडेट था, बंगाल का जो मैंडेट और असम का मैंडेट, ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पार्टी चाहे सत्तारूढ़ हो या विपक्ष, इनको क्या सीख और सबक देता है? तमिलनाडु का मैंडेट सभी प्रतिष्ठित परंपरागत राजनीतिक दलों के लिए सीख है कि अगर आपका पब्लिक कनेक्ट कमजोर होगा, आप में एरोगेंसी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार के प्रति आप संवेदनशील नहीं होंगे, तो आपका विकास धारा का धारा रहेगा।
तमिलनाडु का जो मैंडेट है वह परंपरागत जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति लोगों के मन में उपज रहे आक्रोश का परिणाम। 2 साल के भीतर अगर विजय थलापति ने अपने आप को सत्ता में ला दिया तो यह परंपरागत तरीके से राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ी सीख है। उसी तरह से केरल की राजनीति का भी है। केरल की राजनीति में आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। एलडीएफ को पिछली बार 2021 के चुनाव में मैंने इतिहास के विपरीत लगातार दूसरी बार लोगों ने सत्ता सौंपी थी, इस बात के लिए कि आप गवर्नेंस को प्राथमिकता देंगे और केवल आपकी जो अपनी प्रतिबद्धताएं हैं उन्हीं को आप लागू नहीं करेंगे। इसका परिणाम 2024 के भी चुनाव में मिला, जब एक लगभग सफाया हो गया लोकसभा का चुनाव जी। इस पंचायतों के चुनाव में भी एलडीएफ का नुकसान हुआ, सफाया हो गया एलडीएफ का। इस बार के लोग विधानसभा के चुनाव में फिर एलडीएफ बुरी तरह से आ गई। अब मैं केरल के चुनाव से आपको संदेश लेना पड़ेगा कि जनता की जो भावनाएं हैं आपको उनको समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी एक दल को आपको मशविरा देना है उत्तर प्रदेश में, तो आप इस चुनाव में किसको मशविरा देना चाहते हैं? नहीं, मैं मतलब ये मैं धिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से आप मिल के ही लड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वह पांडिचेरी में एन रंगास्वामी के कंधे पे सवार है, उनके कंधे से उतर नहीं रही है, वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं है वहां। तो जो सीख भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी स्वीकार करती है उस तरह की सीख इन सभी राजनीतिक दलों को लेना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीख आपको राजपूत जी को देना चाहते हो और दुबे जी को कि कंधे पे बैठना बंद करो। विद्वान लोग हैं, ये दोनों विद्वान लोग हैं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल बड़ा गहरा सबक दे गए आप सर। मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। और ये सही है कि भारतीय जनता मैंने समाजवादी पार्टी को आगे रख करके ही आप बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो आप चाहते हो कंधे से उतर जाएं? समाजवादी पार्टी थैंक यू उत्तर सर, बहुत प्रदेश शुक्रिया। में बड़ा दल है। आप बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सबने आज के कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बहन भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों की कुछ बेहतरीन खबरें। धन्यवाद, नमस्कार।